हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं थोरियम के खजाने के बारे में, जो भारत में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और इसका इस्तेमाल हमें पता है परमाणु ऊर्जा के निर्माण में करते हैं। और भी एनर्जी सोर्सेज हैं जहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं। यूरेनियम के निर्माण में भी या यूरेनियम की प्राप्ति के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो भारत में कहाँ कहाँ पर थोरियम है, इसका इस्तेमाल क्या क्या है और कौन कौन से संस्थान या क्या क्या चीज़ें हैं जो इससे संबंधित है, सारा हम पढ़ेंगे। ठीक है। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, जो है भारत के पास है थोरियम का खजाना, बन सकता है एनर्जी सुपर पावर। तो जब सबसे ज्यादा हमारे पास थोरियम है और एनर्जी ही जनरेट करते हैं इससे, तो हम एनर्जी के लिए सुपर पावर बन सकते हैं। इसको हम पढ़ेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं संस्कृति आईएएस का अगस्त का एंड ऑफर, जो कि स्टार्ट हुआ है 25 अगस्त से और 29 अगस्त तक चलने वाला है। तो आईएएस के जीएस फाउंडेशन कोर्सेज जितने भी हमारे प्री प्लस मेंस के हैं, यहाँ पर मोर देन 60% का आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। जीएस ओनली का बैच आपका प्री प्लस मेंस कंप्लीट जो भी है वो 50,000 में मिलेगा। सी सेट के साथ 55,000 में है। और आप अगर ऑनलाइन मोड में ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये आपको 40,000 रुपीज में मिल जाएगा। सभी के लिए आसान ईएमआई सुविधाएं अवेलेबल है। नंबर दिया हुआ है यहाँ पर 9555124124, या फिर आप विजिट कर सकते हो sanskritIAS.com की वेबसाइट पर। अब बात करते हैं पहले की चर्चा में क्यों आया है। तो भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है, ठीक है, जिसकी वजह से चर्चा में है। हाल ही में परमाणु वैज्ञानिकों ने थोरियम आधारित ईंधन में सफलता की बात कही है, जिससे भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता और जो है बढ़ सकती है। भारत का लक्ष्य है कि हम 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा या परमाणु क्षमता हासिल कर लें, जिसके लिए हमें रॉ मटेरियल भी चाहिए और रॉ मटेरियल के रूप में हम थोरियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यूरेनियम की उपलब्धता भी बहुत कम है, अपने आप में बहुत कॉस्टली है और भारत में भी ज़्यादा नहीं पाया जाता है। तो इसका अल्टरनेटिव हो सकता है थोरियम। ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए बहुत ज़रूरी है कि नेट जीरो एमिशन, तो ऊर्जा आत्मनिर्भरता भी चाहिए हमें, नेट जीरो एमिशन भी चाहिए 2070 तक। तो इन सबको जो है ध्यान में रखते हुए थोरियम बहुत बेहतरीन विकल्प है, क्योंकि रेडियोधर्मी तत्व भी ज़्यादा नहीं है। इसका जो हम बात करते हैं कि इसके इस्तेमाल से जो बाद में एलिमेंट्स जो है पर्यावरण में जाते हैं वो ज़्यादा नुकसानदायक भी नहीं। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से इस पर फोकस करने की बात कही जा रही है। अब पहले हम बात करते हैं थोरियम क्या है। तो प्रतीक है TH, परमाणु संख्या है 90, खोज की गई थी 1828 में जोन्स जैकब बर्जीलियस द्वारा, ठीक है। स्वरूप है चांदी जैसी धातु है, चांदी जैसा दिखता है, चमकीला। प्राकृतिक रूप से मिट्टी, चट्टानों, समुद्री रेत आदि जगहों पर आपको देखने को मिल जाएगा। भारत में प्रमुख भंडार की बात करें कि कहाँ कहाँ पर है, तो केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में यह आपको पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा। भारत और थोरियम का भंडार, तो भारत के पास विश्व का सबसे बड़ा भंडार है, ठीक है, मैं जिसको हम बोलते हैं मोनाजाइटिस भंडार। कितना है ये आप देख सकते हो। अन्य देशों जिनके पास है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में तो नहीं लेकिन है, तो ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है। भारत के लिए यह ऊर्जा आत्मनिर्भरता और रणनीतिक स्वावलंबन का साधन बन सकता है। अब हमारे पास रॉ मटेरियल होगा तो हम जिस तरीके से भी ऊर्जा का उत्पादन करना चाहें वो कर सकते हैं। और ये अगर हम बात करते हैं तो बहुत कम मात्रा में बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रदान करता है। तो हम बात करेंगे कितनी देर तक, कितने गाँव को और कितने समय या कितने खर्च में जो है हम एनर्जी या बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। तो थोरियम बनाम यूरेनियम, पहले हम बात कर लेते हैं दोनों कंपैरिजन में कि क्या क्या विशेषताएं हैं। प्राकृतिक उपलब्धता जो है यूरेनियम की सीमित है। भले ही एनर्जी का सोर्स ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा उच्च एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन फिर भी इसकी जो है उपलब्धता बहुत कम है, जबकि अधिक है, 3 गुना ज़्यादा है यूरेनियम की तुलना में। रेडियोधर्मी अपशिष्ट के बारे में बात करते हैं तो इसके इस्तेमाल से अधिक और लंबे समय तक खतरनाक यहाँ पर जो है रेडियोधर्मी इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, जबकि यहाँ पर कम है और बहुत कम अवधि के लिए भी रहता है। ऊर्जा उत्पादन क्षमता इसकी स्थिर है लेकिन सीमित है। यहाँ पर क्या है, अधिक कुशल है और दीर्घकालिक भी है। जब इतने बेनिफिट्स है ही तो हम इसका इस्तेमाल क्यों ना करें। ईंधन की तैयारी के बारे में बात करते हैं, सीधे रिएक्टर में उपयोग, तो सबसे अच्छी बात अगर यूरेनियम की ये है तो आप इसका इस्तेमाल डायरेक्ट रिएक्टर में कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्या है, पहले इसे जो है यूरेनियम 233 में परिवर्तित करना पड़ता है, जिसकी वजह से थोड़ा कॉस्टली हो जाता है और प्रोसेस यहाँ पर लंबा, क्योंकि पहले आपको ऐसे रिएक्टर्स लगाने पड़ेंगे जो कि थोरियम को यूरेनियम 233 में कन्वर्ट करें, फिर वो बनेगा, फिर उसका इस्तेमाल आप जो है परमाणु रिएक्टर में बाद में करेंगे। तो एक जो है 2 स्टेप वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, जिसके वजह से थोड़ा सा लोग नेग्लेक्ट करते हैं इसको। अब थोरियम आधारित परमाणु ऊर्जा ईंधन स्वयं ईंधन ये नहीं है, ठीक है, इसे जो है फर्टाइल मेटल कहते हैं। इसको बाद में या इसका जो भी
रॉ प्रोडक्ट या जो है बात करते हैं जो बाद में यूरेनियम बनता है उसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं। तो न्यूट्रॉन से टकराने पर यह यूरेनियम 233 जो है फिजाइल मटेरियल में बदल जाता है और इसी का इस्तेमाल जो है ऊर्जा उत्पादन में संभव है और इसी का इस्तेमाल हम करते हैं। अनुमानतः 1 किलो थोरियम का इस्तेमाल हम करें तो 1 मेगावाट बिजली या बात करते हैं तो 100 घरों के लिए पर्याप्त मात्रा में बिजली उत्पादित कर सकता है। थोड़ी सी मात्रा ही यहाँ पर जो है बहुत बेहतरीन आपको जो है ऊर्जा प्रदान कर सकती है। तो भारत की थोरियम नीति और कार्यक्रम के बारे में बात करते हैं कि भारत ने क्या नीतियां बनाई हैं जिसके तहत हम इसका इस्तेमाल करने वाले। तो पहला है भारत का 3 स्तरीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम। 3 स्तरीय क्यों चाहिए? हमें पता है कि एक स्तर में थोरियम का इस्तेमाल करके आप एनर्जी जनरेट कर ही नहीं सकते हो। पहला चरण है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स, ठीक है, प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग करते हैं हम यहाँ पर। दूसरा है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स, यहाँ पर प्लूटोनियम या U-238 का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा है एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर, जो है थोरियम प्लस यूरेनियम 233 आधारित रिएक्टर्स होते हैं। हम तीसरे स्तर पर ऑलरेडी पहुंच गए हैं। अब भारत जो है तीसरे चरण की ओर बढ़ रहा है। इसका मतलब हमारे पास ये दोनों प्रकार के रिएक्टर्स तो हैं और हम अब इस पर काम करना चाहते हैं जहां पर थोरियम का इस्तेमाल करेंगे और यूरेनियम 233 का भी इस्तेमाल करेंगे। ओके, अब बात करते हैं हालिया प्रगति की। हम मतलब हमने हाल फिलहाल में क्या क्या काम किए हैं। तो क्लीन कोर एनर्जी, अमेरिका आधारित स्टार्टअप ने थोरियम आधारित अनिल फ्यूल जो है विकसित किया है। आप ट्विटर पर जाकर देखेंगे तो इनको कॉन्ग्रेचुलेट किया गया है, जिसके बाद ही हम इस आर्टिकल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो भारतीय वैज्ञानिक जो है अनिल काकोडकर जो है पूर्व में AEC चेयरमैन रह चुके हैं। इन्होंने कहा है कि SMR स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स में थोरियम को व्यवहारिक बनाने में मदद करेगा। लक्ष्य हमारा है वही 2047 तक जो है हम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा जिसमें थोरियम आधारित ऊर्जा को इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं। तो लाभ क्या होंगे? पहला है कि ऊर्जा आत्मनिर्भरता हो जाएगी। पर्यावरणीय लाभ भी है क्योंकि रेडियो एक्टिव पदार्थ भी नहीं निकलते हैं और CO2 या कार्बन एमिशन भी इससे नहीं होता है। दीर्घकालिक समाधान है, हमने देखा कि लंबे समय तक इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। चुनौतियां ये है कि हम थोरियम का इस्तेमाल डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे। पहले इसको हम यूरेनियम 233 में कन्वर्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से लागत इसकी बढ़ जाती है। तो और इसका जो है प्रबंधन भी थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि यह रेडियोधर्मी है और खतरनाक भी होता है। तो टेक्नोलॉजी और निवेश की बड़ी आवश्यकता हमें पड़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और IAEA नियमों का पालन भी हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। अब अतिरिक्त पहलुओं के बारे में अगर हम बात करें तो थोरियम की वैश्विक स्थिति, तो नॉर्वे ने 2008 में ही थोरियम बेस्ड टेस्ट रिएक्टर चलाया है। चीन जो है थोरियम मोल्टेन सॉल्ट रिएक्टर, जिसको हम MSR के रूप में जानते हैं, सबसे तेज काम कर रहा है। 2021 में गांसू प्रांत में एक प्रायोगिक रिएक्टर ऑलरेडी शुरू कर दिया। किसने? चीन ने। अमेरिका का ओक जो है रिज नेशनल लेबोरेटरी जो है 1960s में बनाया गया था। मोल्टेड सॉल्ट रिएक्टर एक्सपेरिमेंट है, थोरियम पर ही आधारित है। ये देश देखो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। भारत एकमात्र देश है जिसने थोरियम को अपनी नेशनल न्यूक्लियर पॉलिसी का आधार बनाया हुआ है। ओके, अब थोरियम के वैज्ञानिक लाभ क्या क्या हो सकते हैं? प्रचुरता है, हमने देखा कि यूरेनियम की तुलना में 3% या 3 गुना ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है। तो प्रोलिफरेशन जो है, रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं तो थोरियम से बने यूरेनियम में थोड़ी मात्रा में U-32 भी बनता है जो अत्यधिक रेडियोधर्मी होता है। परमाणु हथियारों में उपयोग कठिन है। नॉन जो है प्रोलिफरेशन के लिए अच्छा विकल्प ये माना जाता है। दीर्घकालिक अवशिष्ट, हमने बात की कि इसमें जो है दीर्घकालिक अवशिष्ट कम है, थोड़े समय के लिए ही थोड़ा ही अवशिष्ट होता है जिसको हम आराम से चाहें तो मैनेज कर सकते हैं। थोरियम और भारत की ऊर्जा सुरक्षा के बारे में बात करते हैं तो भारत के पास 31% वैश्विक थोरियम भंडार है। 31% अकेले भारत के पास है। भारत के पास यूरेनियम के बारे में बात करें तो 1 या 2% ही है। तो हम ऐसी चीज़ पे क्यों फोकस करेंगे जिसकी उपलब्धता हमारे पास कम है? इसीलिए हम थोरियम पर आधारित जो है चीज़ों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मांग के बारे में बात करते हैं तो ऐसा माना जाए कि 2047 तक भारत की बिजली ज़रूरतें जो है 3 से 4 गुना बढ़ जाएंगी। और अगर हम अल्टरनेटिव सोर्स नहीं खोजेंगे बिजली पर ही, परमाणु बिजली पर या जो है पन बिजली पर, कोयले से बनाई जाने वाली बिजली है, जो भी प्रकार की बिजली है, पवन ऊर्जा के माध्यम से या मतलब जितने भी प्रकार की बिजलियां हम बना रहे हैं, जिनका उपयोग हम कर रहे हैं, उनसे हमारा काम नहीं चलेगा। इसलिए हमारे पास अल्टरनेटिव सोर्स होने चाहिए जो कि बन सकता है क्या? थोरियम, जो नवीकरणीय ऊर्जा भी हो जाएगी,
यहाँ पर हम देख रहे हैं कार्बन एमिशन नहीं हो रहा है। थोरियम रिएक्टर ऊर्जा आत्मनिर्भरता और नेट जीरो एमिशन 2070 के लिए जो हमने बनाए हैं, दोनों के लिए बेहतरीन विकल्प रहने वाला है। अब बात करते हैं भारत का थोरियम अनुसंधान कहाँ कहाँ पर है, जिसे जहाँ पर जो है इस क्षेत्र में या इसके बारे में रिसर्च वगैरह किया, तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है, बार्क जो है, एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर यहाँ पर लगाया गया है, डिजाइन किया जा चुका है। 300 मेगावाट क्षमता और थोरियम आधारित है। कहाँ पर बता दिया है। कलपक्कम का तमिलनाडु में है। एफबीटीआर मतलब है फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर चल रहा है। अगला चरण यहाँ पर थोरियम का उपयोग वाला होने वाला है। तीसरा है प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है 500 मेगावाट जो है कलपक्कम में ही है, तमिलनाडु में। इसका लक्ष्य है 2025 में जो है 2025-26 तक ये भी बनकर तैयार हो जाएगा। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है थोरियम पर आधारित है। फ्यूल साइकिल प्रमुख कार्य मतलब अलग अलग क्षेत्रों में हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। रिएक्टर्स वगैरह लगाए जा चुके हैं, कुछ बन रहे हैं, कुछ बनकर तैयार हो जाएंगे। अब रणनीतिक व भू राजनीतिक महत्व क्या होगा इन चीज़ों को स्थापित करने से या इन क्षेत्रों में लगातार इन्वेस्टमेंट या इन चीज़ों को प्रमोट करने से। तो क्या है, ऊर्जा स्वतंत्रता हमने देख ली है। दूसरा है सुरक्षा, थोरियम से हथियार वगैरह भी बनाए जा सकते हैं। भू राजनीतिक बढ़त मिलेगी तो ऊर्जा सरप्लस होगा, राष्ट्र बनकर भारत एशिया में एनर्जी हब भी बन सकता है। कल को अपने पड़ोसी देशों को जो है हम एनर्जी भी निर्यात कर सकते हैं। ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी में अगर बात करते हैं तो भारत इंडो पैसिफिक में एनर्जी डिप्लोमेसी बढ़ा सकता है। एशियान देशों को जो है टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट के रूप में हम जो है कल को मदद करेंगे, तो हमें बहुत सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं। पर्यावरणीय पहलू देखे हैं, कोयले की तुलना में अच्छा है क्योंकि जीरो एमिशन की हम बात करते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी का एक सोर्स हो सकता है, वेस्ट कम है, सुरक्षित भी है। थोरियम क्लीन एनर्जी जो है ट्रांजिशन का हिस्सा, इसका मतलब जो है यहाँ पर कोई भी पर्यावरणीय नुकसान नहीं होने वाला है। चुनौतियाँ क्या है तकनीकी, हमने देखा पहले थोरियम से हमें यूरेनियम 233 बनाना होगा, 232 बनेगा, जिसकी वजह से तकनीकी लागत ज़्यादा हो जाती है। आर्थिक चुनौतियाँ यही है कि थोरियम रिएक्टर बनाना बहुत महंगा है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होने वाला है और उसके लिए सरकार को जो है क्या करने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा फंड की आवश्यकता होगी। राजनीतिक चुनौतियां हैं तो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जो है एनएसजी का हम हिस्सा अभी तक नहीं बन पाए हैं। ठीक है, तकनीकी सहयोग हमें सीमित है क्योंकि अगर इसका ग्रुप का हिस्सा होते तो शायद हमें तकनीकी सहयोग मिलता और हम इसको आसानी से कर पाते। पश्चिमी देश ज़्यादा निवेश करने को तैयार भी नहीं है। समय सीमा बात करते हैं तो कमर्शियल थोरियम रिएक्टर्स भारत में 2035 से 40 के बाद ही संभव है। हम बात कर रहे हैं, अभी सरकार अपने स्तर पर प्रयास भी कर रही है, लेकिन ऐसी मान्यता है कि 2040 से पहले यहाँ पर रिएक्टर्स नहीं लग पाएंगे। उसके पीछे चुनौतियाँ क्या क्या हैं वो सारी हमने देख ली हैं। पॉसिबल हो सकता है उसके पहले अगर हमें एनएसजी का मेंबर या सदस्य बनने की जो है परमिशन मिल जाती है। तो अब एक प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन थोरियम के बारे में सही है? यह स्वयं फिजाइल पदार्थ है, क्या ऐसा है? स्टार्टिंग से मैंने ऐसा बताया कि इसको डायरेक्ट हम जो है रिएक्टर में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है, यह न्यूट्रॉन अवशोषण के बाद यूरेनियम 233 में परिवर्तित हो जाता है। तीसरा विकल्प है, भारत के पास विश्व का सबसे बड़ा भंडार है। तो सही आंसर जो है आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना ताकि इस प्रकार के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।